मेरी पसंदीदा पुस्तकें। मैं जब भी अपने देश के युवाओं से मिलता हूँ, हर कोई मेरी पसंदीदा पुस्तकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। आधुनिक जीवन शैली से हमारी आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, परंतु पुस्तकों के प्रति रुचि का अपना स्थान है। अखबारों से लेकर पत्रिकाओं तथा पुस्तकों तक पढ़ने का क्षेत्र फैला हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे देश में विभिन्न विषयों की पुस्तकें मिलती हैं। भारत में शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने के कारण बाजार में पुस्तकों की मांग बढ़ती जा रही है। आज शिक्षा केवल स्कूलों में पढ़ने लिखने तक सीमित ना होकर ज्ञान में वृद्धि तथा अपनी सोच में बदलाव के लिए भी प्राप्त की जाती है। पुस्तकों से जीवन से जुड़ी अनेक मान्यताओं तथा गुणों को बढ़ावा मिलता है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो पुस्तकों से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। वे मेरे अच्छे मित्रों की तरह हैं। मैंने युवावस्था के दिनों में इनके साथ अपना नाता जोड़ा और आज भी मैं उनसे मिले अनुभवों को याद करता हूँ। पुस्तकें मेरे मित्रों की तरह हैं, जिन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे रास्ता दिखाया तथा मुझे नई दिशा दी। इनके शब्दों ने मुझे संसार में होने वाली गतिविधियों से जोड़ दिया था। मैं ऐसे अनेक लोगों से मिला हूँ जो पुस्तकों से प्रेम करते थे और जिन्होंने मेरे पुस्तक पढ़ने के शौक को और अधिक बढ़ाया। ऐसे लोगों की श्रेणी में एक ऐसे महानुभाव भी शामिल हुए जिन्होंने एक बार पुस्तक खरीदने का सुझाव दिया था। यह उस वक्त की बात है जब मैं मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ता था। उस समय मुझ में रूसी साहित्य पढ़ने की रुचि जागृत हुई, जिसकी मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई और उसे मैं बहुत मन से पढ़ता था। लेकिन अचानक किसी कार्यवश मुझे अपने शहर रामेश्वरम जाना पड़ा। वहां जाने के लिए मेरी जेब में पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं, मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं उस पुस्तक को बेच दूं, जिसे मैं बहुत शौक से पढ़ता था। जिस बाजार में पुस्तकें खरीदी व बेची जाती हैं, वह मद्रास में मोर मार्केट के नाम से जाना जाता था। वह एक छत के नीचे बना हुआ बाजार था, जहां सभी तरह की वस्तुएं मिलती थीं। मेरे लिए एक अनोखी बात थी कि वहां एक कोने में पुरानी पुस्तकों को खरीदा व बेचा जाता था। उस बाजार में एक दुकान थी जहां मैं जाता रहता था, क्योंकि उस दुकान का मालिक मेरा मित्र बन गया था। उस विक्रेता के संबंध बहुत से लेखकों के साथ थे। चूंकि मैं अब पुस्तकों का शौकीन हो गया था, मुझे इनके द्वारा रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती थी। मैं उस पुस्तक विक्रेता के पास जब रूसी पुस्तकें बेचने गया ताकि मैं अपने घर जाने का खर्चा निकाल सकूं, तो मैं मन से बहुत दुखी था। मैंने बुझे हुए मन से उससे पुस्तकें बेचने को कहा। वह समझ गया कि मैं मन से उस पुस्तक को बेचना नहीं चाहता। इसके बाद उसने मुझे एक सुझाव दिया जो अपने आप में अनूठा था। उस सुझाव ने मेरी परेशानी दूर कर दी। उसने सरल भाव से कहा कि क्यों ना मैं इस पुस्तक को गिरवी रखकर चला जाऊं। इसके बदले वह पुस्तक विक्रेता मुझे पूरी कीमत देगा। जब मेरे पास पैसे हों तब मैं पैसे चुकाकर इस पुस्तक को वापस ले जा सकता था। उसने मुझसे ये वायदा भी किया कि वह यह पुस्तक नहीं बेचेगा। इस तरह मैं अपने घर से भी लौटकर आ गया और वह पुस्तक भी मेरे पास आ गई। ये कहना निरर्थक होगा कि मेरे मित्र ने अपनी बात रखी। यह पुस्तक मेरे पास कई वर्षों तक रही। यह कुछ अनजान लोगों की करुणा का संस्मरण है, साथ ही पुस्तक प्रेमियों की दुनिया का परिचायक भी। मैंने अंग्रेजी का उत्कृष्ट साहित्य पढ़ना जब आरंभ किया, उस समय मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में अंतिम वर्ष में पढ़ता था। मैंने लियो टॉल्स्टॉय, वॉल्टर स्कॉट तथा थॉमस हार्डी का साहित्य पढ़ा। उनकी कहानियों की पृष्ठभूमि मेरे लिए बिल्कुल अलग थी। उनकी भाषा मेरे लिखने की भाषा से बिल्कुल अलग थी, परंतु मानवीय रिश्तों की कहानियां मुझे अच्छी लगती थीं। उन्होंने जिस समाज का चित्रण किया था वह भी अनोखा था। मैंने कुछ दार्शनिकों का साहित्य भी पढ़ा। इसी तरह विज्ञान, विशेषतः भौतिकी पढ़ने में रुचि लेने लगा। यहाँ मुझे याद आ रही है अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। जब वे 12 वर्ष के थे, उनके गुरु मैक्स टेलमेट ने उन्हें यूक्लिडियन ज्यामिति की एक पुस्तक दी। उस पुस्तक ने युवक आइंस्टाइन के मन के आयाम को विस्तृत किया। उनके मन में शुद्ध विचारों की संकल्पनाएं उभरने लगी। वे बेहतर समझ के साथ ब्रह्मांड के तथ्यों का पता लगाने लगे तथा मानव मन की शक्ति का एहसास करने लगे। कई वर्षों तक मैंने तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी थीं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे मनपसंद लेखक कौन हैं जिनका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो मैं निश्चित रूप से 3 लेखकों तथा पुस्तकों के नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहले लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स है। इसे लिलियन आइशलर वॉटसन ने संपादित किया था। इस पुस्तक को मैंने वर्ष 1953 में मद्रास की उसी सेकंड हैंड पुस्तक की दुकान से खरीदा था, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। इस तरह से एक छोटी सी दुकान में अपार खुशी मिली थी। इस कोने में ज्ञान का अद्वितीय भंडार मिला था। वह पुस्तक मेरे लिए एक दोस्त की तरह थी, क्योंकि मैं बार बार उसके पन्नों को पलटता, जिसको मैं सालों तक कई बार पढ़ चुका था। लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स एक प्रेरणादायक पुस्तक थी, जिसमें विभिन्न लेखकों के लेख संकलित थे। संपादक ने कई प्रेरणादायी कहानियों का वर्णन किया था। उन्होंने विश्लेषण करते हुए लिखा था कि इन कहानियों को कैसे हालात में लिखा गया
तथा इनसे क्या सीख मिली। मेरे जीवन में ऐसा कोई मौका नहीं आया जब इस पुस्तक में दी गई नसीहतों ने मुझे दुख के समय सहारा ना दिया हो। जब भी मैं जिंदगी में डगमगाया हूँ, मुझे पुस्तकों ने नेक सलाह ना दी हो। जब भी मैं भावनाओं के अथाह सागर में भटकता हूँ, ये पुस्तक मेरी सोच में संतुलन ना लाई हो। इस पुस्तक ने मुझे पूर्णतः बांध कर रखा तथा ये बंधन और घनिष्ठ हुआ जब मेरे मित्र ने इस पुस्तक का नया संस्करण मुझे कुछ साल पहले लाकर दिया, जिसे पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरी प्रेरणादायी पुस्तक तिरुकुरल थी, जिसने मुझे प्रेरित किया। इसकी रचना लगभग 2000 वर्ष पहले तिरुवल्लुवर ने की थी। इसमें लगभग 1330 तमिल पद या दोहे हैं। यह कृति जीवन के विभिन्न विषयों का ज्ञान कराती है। इनकी गिनती उच्च श्रेणी के तमिल साहित्य में की जाती है। यह कृति सोच को उच्च भाव में पहुंचाती है, जिससे पाठक की सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। यह कुरल मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। हमेशा जीवन में उन्नति के बारे में सोचो, बेशक वह केवल तुम्हारी सोच ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, आपकी सोच आपका उत्थान करती रहेगी। इसके बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता तथा डॉक्टर दार्शनिक एलेक्सिस कैरल की पुस्तक मैन द अननोन का उल्लेख करना चाहूंगा। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि जब शरीर और मन का एक साथ उपचार किया जाता है, तब कैसे मनुष्य जल्दी स्वस्थ हो जाता है। मानव शरीर का उन्होंने स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है और बताया है कि वह कैसे बुद्धिमान है, किस प्रकार से एकीकृत तंत्र है। मेरा ख्याल है कि यह रचना हर किसी को पढ़नी चाहिए, खासतौर पर जिनका उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करना है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है। मैंने इनका अध्ययन किया है तथा मेरे जीवन से जुड़ी अनेक शंकाओं को इन्होंने हल किया है। कुरान, वेद, भगवत गीता में बहुत से रहस्य छिपे हैं, जहां पर इन सभी ग्रंथों में जीवन के अनेक मनोवैज्ञानिक विषयों की चर्चा की गई है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में इनसे जीवन के स्तर को ऊंची उड़ान मिल सकती है। विपरीत घड़ियों में भी इनके द्वारा समस्याओं का हल मिल जाता है। इन ग्रंथों से जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए कुछ संस्मरण याद आते हैं। बंगलुरु में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के बाद मुझे रॉकेट इंजीनियरिंग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ने बुलाया। मैं उस साक्षात्कार में जाने से पहले बहुत घबराया हुआ था और मैं नहीं जानता था कि क्या किया जाए। इस समय मेरे दिमाग में लक्ष्मण शास्त्री, जो मेरे पिता के मित्र तथा रामेश्वरम मंदिर के पुरोहित थे, उनके शब्द आ रहे थे, जो गीता से लिए गए थे, जिसने मुझे साहस प्रदान किया। सभी जीव माया के अधीन हैं। सभी जीव पाप और पुण्य के बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन वे जीव जिन्होंने सत्कर्म किए हैं या फिर जो सदाचारी हैं, उनके जीवन में पाप का अंत हो जाता है। वे अच्छाई और बुराई के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए दृढ़ भाव से अपने संकल्प से जुड़ जा। मैंने स्वयं से दृढ़ता से कहा कि अगर मुझे इस साक्षात्कार में जाना है तो जीतने के उद्देश्य से नहीं जाना। मैं वहां लाभ और हानि के द्वंद्व से अपने को अलग करके साक्षात्कार के लिए गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का ये आरंभ था। धीरे धीरे इसका विकास होता गया। मेरा संबंध भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से शुरू से ही था और मेरे संपर्क में कई महान व्यक्ति आए। मेरे इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद इस संस्था ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई और व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आए, जिन्होंने हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें उचित व महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुझे गीता का श्लोक याद आता है, जिसमें कहा गया है, फूलों को देखो किस तरह ये अपनी खुशबू तथा शहद शुद्ध भाव से दूसरों को देते हैं। जब इनका काम समाप्त हो जाता है, ये शांत भाव से खिल जाते हैं। अपने जीवन को एक फूल की तरह जीना सीखो तथा बिना किसी भाव के अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करो। अंतरिक्ष कार्यक्रम के दिग्गज भी फूलों की तरह हैं, जो दिशा दिखाते हैं तथा फिर नए विचारों के लिए राह बनाते हैं। मैं जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से जुड़ा, तब भारत के देशी मिसाइल कार्यक्रमों के विकास में कार्यरत अनेक प्रतिभाशाली तथा समर्पित इंजीनियर एवं नेताओं से मेरे संपर्क हुए। जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में पाक कुरान के बेहतरीन शब्द आते हैं, प्रकाश पर प्रकाश। अल्लाह उन लोगों को ज्ञान की रोशनी देता है जिस पर उसकी रहमत होगी। मेरे निजी जीवन में भी इन पुस्तकों का विशेष प्रभाव रहा है। जीवन के टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों में मुझे इन पुस्तकों ने सहारा दिया है। जब थोड़े समय के अंतराल में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया, मैं रामेश्वरम की मस्जिद में दुखी भाव से दुआ के लिए गया। मैं विचलित हो रहा था कि अपनी माँ की मौत से पहले मैं उनसे मिल भी नहीं सका और वे चल बसी। लेकिन कुछ समय बाद कुरान की सीख मुझे याद आई। वो सीख कहती है, जीवों का अंत तो तय है, लेकिन खुदा का वजूद हर समय बना रहता है। आपकी दौलत और बाल बच्चे छलावा हैं, लेकिन खुदा का साथ हमेशा रहने वाला है। मुझे कविता के प्रति बहुत प्यार है और साहित्य में मैंने इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। T.S. एलियट, लुइस कैरोल तथा विलियम बटलर यीट्स, इन्होंने मेरे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। मेरे जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा घटनाओं पर इन लेखकों ने गहरा असर छोड़ा। मेरे जीवन में वैज्ञानिक क्षेत्र में हुए प्रयास को लुइस कैरोल की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है, जब तक कमजोरी ताकत ना बन जाए,
ये गुप्त अंधेरा उजाला ना बन जाए, गलत बात हमारी सही ना हो जाए, तब तक शिल्प, लक्ष्य और चुनौती परखता रहूँगा दिन रात। और जब कार्य लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाए, जिसमें घंटों से लेकर दिनों में परिवर्तित होते जाएं, जब तक मैं किसी और को इस बारे में बता सकूं। सैमुअल टेलर कॉलरिज के ये शब्द मेरी मनोस्थिति को बखूबी बयान करते हैं। दिन के बाद दिन, फिर दिन, हम सांस रोके लगातार चिपक कर किसी काम से चलते रहते हैं। यूं ही कोई बेकार सा काम किसी बदरंग जहाज सा खड़ा है जो बेजान समुद्र में। अक्सर मुझे कार्य खत्म करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता था, जिससे कर पाना मुश्किल होता था। मेरे सहकर्मी ग्रुप कैप्टन नारायण मिसाइल के लक्ष्य को पाने के लिए आतुर रहते थे। उन्होंने मुझसे एक बार कहा, आप मुझे कोई भी कार्य करने के लिए कहें, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे निश्चित समय ना बताएं। मैं उनके इस उतावलेपन पर हंस पड़ा और मुझे उस समय टी.एस. इलियट की टिप्पणी याद आई। रचना की नई कोपल किसी काम के होने, भावना उमड़ने पर छाया सी छाई रहती है, इस पार से उस पार तक। इन चुनिंदा लेखकों और रचनाओं ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। ये मेरे पुराने मित्र व परिचित हैं। इनका सार्थक वजूद है जो मुझे दिलासा देते हैं। ये जानते हैं कि मेरे दिलो दिमाग में कब प्रवेश करना है, कब मैं दुविधा में होता हूँ या कौन से क्षण मेरे लिए विषाद भरे हैं। ये मेरे असीम आनंद के क्षणों में मेरे साथ रहते हैं। आज के तेजी से तथा सुगम संचार वाले युग में, जब सूचना वाइट के आकार में अंशों में हम तक पहुंचती है, तब लिखित शब्दों का आकर्षण खोने नहीं देना है। मैंने पुस्तकों पर यह कविता लिखी है जिसे मैं युवा जन को अक्सर सुनाता हूँ। मैं लिखित शब्दों के प्रति अपनी भावनाओं का हिंदी रूपांतर दे रहा हूँ। पिछले 50 वर्षों से पुस्तकों ने निभाई है दोस्ती, दिखाए हैं सुनहरे स्वप्न, सपनों से निकले अनगिनत मिशन। इन दोस्तों ने मिशन मुझे सौंपे, नाकामी सहने की हिम्मत मुझे सौंपी फरिश्ते बनकर, दिल को छुआ हल्के से। ये भी तुम्हारी दोस्त, हम सफ़र इनको समझो मेरे दोस्त।